आप सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है आप सभी के लिए। तो आप सभी फिर से तैयार हो जाइए परीक्षा की तैयारी के लिए। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। देखिए लास्ट समय एग्ज़ाम फॉर्म का आ गया है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। जो भी क्लास 12th पास किए हैं वो सारे विद्यार्थी फॉर्म भर लें। छात्रावास अधीक्षक का 300 पोस्ट आया है, आप सभी को पता है 300 पोस्ट के एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी फॉर्म भरिए। और देखिए सिलेबस भी चेंजेस हुआ है, आप सभी ने तो कहीं ना कहीं देखा होगा उसका सिलेबस भी। नहीं देखा है सिलेबस तो बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। सिलेबस आप सभी छात्रावास की तैयारी में जो जो बच्चे कर रहे हैं वो कंप्यूटर का जानते हैं वेटेज कितना है। 30 प्रश्न तो होगा। पहले जो था 50 प्रश्न था ना। अब क्या हो गया, 30 प्रश्न हो गया है। तो 30 प्रश्न में अब हमको 15 प्रश्न बनाना निश्चित हो गया है। तो देखिए हालांकि अब कम है लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। पहले 50 में 25 प्रश्न 50% अभी भी है। पहले भी 25 बनाना था, अब क्या 30 प्रश्न कर दिया है। पहले जो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, अब वो सिर्फ 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का। तो इसीलिए इसमें कंप्यूटर का वेटेज सर्वाधिक है। हमने पहले भी कुछ टॉपिक पे कंप्यूटर के प्रश्न बनाए थे, जिसे आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस सीरीज में कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न आएंगे वहाँ से, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे। एग्ज़ाम के होने के बाद मैं आपको फिर से बताऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न हमारे में से आए थे और आपने कौन कौन से सही बनाए हैं, ठीक है। देखिए आज हम कंप्यूटर के सामान्य क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे बनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ 20 प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। 20 प्रश्न, आप अपना लेवल कितना आपका सही हुआ है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप नेक्स्ट बार जब बनाएं तो फिर से इसमें से रिपीट भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कई क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं हालांकि, लेकिन आपको बनाना है। मैं एक क्वेश्चन के पीछे फिर से पहले जैसे पढ़ाता था क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके थोड़ा रिलेटेड उस क्वेश्चन के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा, ताकि आपको समझ आ सके कि क्या हमें जानना चाहिए उसके बारे में और क्या हमें नहीं जानना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं देते, आज हम छात्रावास के क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें से कंप्यूटर के हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ एनटी के मामले में एनटी का पूर्ण रूप, मतलब आपको फुल फॉर्म वाले जो एक टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में है, आपको उसको भी पढ़ना जरूरी है। फुल फॉर्म पूछता है। चलिए एनटी का फुल फॉर्म बताना है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी। आखिरकार ये जो एंटी विंडोज़ एंटी है क्या, तो याद रखिएगा विंडो एंटी एक मालिकाना ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है ये, ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए मैं शॉर्टकट में भी लिखूंगा, आप मेरा वॉइस सुनिएगा, आपसे बन जाएगा। ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मालिकाना मतलब समझिए प्राइवेट है, ठीक है, एक तरफ से। इसका उत्पादन जो कि विंडोज़ का किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है, आप समझ जाइएगा। इसका सर्वप्रथम एक बार संस्करण आया था, फर्स्ट संस्करण आया था। वो फर्स्ट संस्करण कब आया था, तो याद रखिएगा 27 जुलाई 1993 में, ये जो कि इसका फर्स्ट संस्करण आया था। याद रहेगा इतना, इसके बारे में याद रखिएगा। विंडोज़ एनटी जहां बोला तो याद रखिएगा न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा देखते हैं। किस भाषा को डाटाबेस भाषा कहा जाता है। डाटाबेस भाषा बोले तो डाटाबेस लैंग्वेज किसे कहा जाता है, बताइए इसमें से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल है क्या आखिरकार, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इसका याद रखिएगा, रिलेशन, एस से हो गया आपका रिलेशन, क्यू से हो गया आपका शिपमेंट, 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 और फिर आपका रिलेशन, शिपमेंट और डाटा को सम्मिलित करता है यार, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन, शिपमेंट, डाटा को सम्मिलित करता है। हालांकि एसक्यूएल का हिंदी में मतलब बता देता हूँ, इंग्लिश का आप इसको कमेंट बताइएगा, कमेंट में क्या है, मैं हिंदी में बताता हूँ। इसका बोलते हैं संरक्षित
संरक्षित उपभोक्ता उपभोक्ता भाषा। ठीक है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, संरक्षित उपभोक्ता भाषा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जरूरी है ये क्वेश्चन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर सिस्टम में ALU शब्द का फुल फॉर्म क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यह क्या होता है? ये कंप्यूटर के विज्ञान से संबंधित है। किस फील्ड से संबंधित है? तो ये विज्ञान से संबंधित है। जैसे कि आप ऑपरेशन कराएंगे तो वहाँ मशीन लगा रहता है, उसमें ये वाला लगा रहता है, क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जो ऑपरेशन के समय होता है ना, उस समय इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ALU शब्द का फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, HLL का पूर्ण नाम। देखिए फुल फॉर्म से प्रश्न आना है, ठीक है, तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से छूटने वाली बात है ही नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए HLL का फुल फॉर्म क्या है? तो HLL का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है? देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में 2 प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें से पहला भाषा होता है उच्च स्तरीय, इसमें पहला भाषा होता है उच्च स्तरीय भाषा, और दूसरा होता है निम्न स्तरीय भाषा। जो उच्च स्तरीय भाषा होता है उसे बोलते हैं HLL, और निम्न स्तरीय भाषा होता है उसको बोलते हैं LLL। अब ये LLL का आपको फुल फॉर्म कमेंट में फिल करना है। ठीक है, HLL का फुल फॉर्म मैंने बताया, हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से LL जो कि निम्न स्तरीय भाषा है, उसका आपको बताना है क्या फुल फॉर्म होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गूगल नामक स्वचालित प्रोग्राम के साथ वेब पर खोज करता है। बताइए कौन खोज करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रावलिंग करता है। क्रावलिंग करता है। ठीक है, चलिए गूगल की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ये GS में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, GK का भी ये प्रश्न बन सकता है। तो बताइए क्राविंग, गूगल का आखिरकार इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 4 सितंबर 1998 में किया गया था। ठीक है, इसे 2 वैज्ञानिक ने, अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, एक थे पेरी और दूसरे का नाम क्या था वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप रिपीट करिए, याद कीजिए, आपको पता होगा तो बताइएगा। ठीक है, एक का नाम तो पेरी है, मेरे को याद आ रहा है, एक का नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, डार्विन करके कुछ है करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक वैश्विक प्रणाली जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल शेड्यूल का उपयोग करती है। तो बताइए किसका उपयोग करती है ये? तो ये आपका इंटरनेट का उपयोग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है हम लोग को। आपको ये दिया हुआ ABC, उसमें से 1 2 3 उसमें से जोड़ना है। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको उसका आंसर बाद में ऊपर करके बता दूंगा। तो बताइए पहला देखिए क्या लिखा है, असेंबलर। तो बताइए असेंबलर क्या होता है? देखिए नीचे दिया हुआ है ना, जोड़ी मिलाने के लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप कॉपी पेन रखे होंगे तो उसमें नोट कीजिए, और लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उसका आंसर आपको देखना है। चलिए मैं बता देता हूँ। असेंबलर मतलब होता है असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलना, पहला। ठीक है, मतलब ए का क्या हो गया? दूसरा हो गया ना, ए का क्या हो गया? दूसरा। बी है इंटरप्रेटेड, क्या होता है इसका मतलब? ये हो जाएगा आपका एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद करना। ठीक है, मतलब बी का हो गया आपका तीसरा। और सी का क्या हो जाएगा? कंप्लेयर, मतलब आपका एक बार पूरे कोड का अनुवाद कराना। और लोडर मतलब क्या कहला जाएगा? आपका मेमोरी को प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने का जिम्मेदारी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका क्या हो गया लास्ट? डी का पहला, और सी का आपका चौथा। देखते हैं नीचे, देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लिए आप
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शैनोबॉल भाषा का उपयोग मुख्यतः खालिस्तान के लिए हुआ है। तो किस चीज़ के लिए शैनोबॉल का उपयोग हुआ है आपको बताना है। तो बताइए, ये शैनोबॉल जो है ना एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है, एक प्रकार का क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। तो और इसकी खोज ना 1962 में की गई थी। और शैनोबॉल का भाषा का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्टर्निंग मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, स्टर्निंग मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है। मतलब ये कानून वानून व्यवस्था है ना जो उस चीज़ के लिए देख रेख करता है शायद तक। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 8वां का। 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कहा जाता है बोल रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटाइजर। अब देखिए ये डिजिटाइजर क्या है, तो डिजिटाइजर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक, इनपुट डिवाइस है। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई टैब होगा मान लीजिए, अब मैं उसमें पेन से लिख रहा हूँ, तो ये पेन कंप्यूटर में जा रहा है, मतलब इनपुट हो रहा है। अब उसके बाद इनपुट हो रहा है, तो इसीलिए एक प्रकार का डिजिटाइजर माध्यम भी कहलाता है। और डिजिटाइजर एक माध्यम नहीं है, मतलब एक पेन टैब होता है, उसी को बोल रहा है। ठीक है, ये जो तरीका मैं समझा दिया। ठीक, और याद रखिएगा डिजिटाइजर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। एग्ज़ाम में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछता है ना, इसीलिए आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संग्रहण के उद्देश्य से कागजी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है। बताइए, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आप ना कंप्यूटर की भाषा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपसे बनेगा। इसमें बोल क्या रहा है, संग्रहण के उद्देश्य, मतलब कोई चीज़ संग्रहण होगा, उसका उद्देश्य होगा उसको कागजी दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से रखना है। प्रारूप मतलब रखने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाएगा। तो बताइए किसका उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। अब स्कैनर का उपयोग किया जाएगा मतलब समझिए स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस से पहले बात उठता है मन में, तो ये भी आपका क्या है, इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। अब जैसे कि स्कैनर के बारे में हुआ, एक स्कैनर सिलेबस में भी है ना स्कैनर, याद रखिएगा। मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा, तो प्रकार स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला स्कैनर हो गया आपका ड्रम स्कैनर, नाम याद रखिएगा। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा स्कैनर नहीं है, तो आपको जब पता रहेगा स्कैनर हैं तो जाहिर सी बात है बन जाएगा। दूसरा पहला हो गया कौन सा, ड्रम स्कैनर। तीसरा है फ्लैट स्कैनर, फ्लैट स्कैनर। और फिर तीसरा है आपका हेड होल्डर, हेड हेल्ड है, हेड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, 3 प्रकार के स्कैनर मैंने आपको बताया, इस तीनों स्कैनर के नाम को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बोला है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हैं और नहीं है में बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में बच्चों को। तो देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको नॉर्मल, अगर ध्यान से आप लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा है तो। चलिए इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, तो बोल रहे हैं बताइए प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, याद रखिएगा कौन सा नहीं है, नहीं है। तो और इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, याद रखिएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ कैमरा, कैमरा आप सभी यूज़ करते हैं फ़ोन का, वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉय स्टिक, जॉय स्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, हेडफोन लगाते होंगे आप लोग कान में, माइक्रोफोन ये भी आपका जॉय स्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया। इस प्रकार से आपका कौन कौन सा हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही ना एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग के ग्रामर जांच को रन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज से एक ना एक प्रश्न पक्का आएगा, तो शॉर्टकट वाले को भी आपको ध्यान से देखना है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इस बताइए माइक्रो वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ग्रामर जांच के लिए रन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां देखते 13वां देखते हैं। 12वां तो देख लिए, 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
सत्य असत्य को भी ध्यान देना है ना, और व्यापम है तो एक दो क्वेश्चन पीएससी जैसे उठाएगा ही। चलिए इसका बताइए, लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या दूसरा बोल रहा है इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें से असत्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन पहला ही गलत है, लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इसके लिए केवल एक ही असत्य है, बाकी इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी नहीं है बोला है, प्राथमिक मेमोरी नहीं है बताइए। तो कौन सी प्राथमिक मेमोरी नहीं है? तो ये आपका हार्ड डिस्क प्राथमिक मेमोरी नहीं है, जबकि रैम, रोम और पी रोम ये सब क्या है? प्राथमिक मेमोरी है। अब रैम की बात कर रहे हैं तो रैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम, क्या हो गया आर से? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी याद रखिएगा। और फिर उसी हिसाब से रोम का पूछेगा अगर, तो रोम का हो जाता है रीड ओनली, और लास्ट में हो गया मेमोरी लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा ना ऑप्शन में तो आपको याद रखना है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। फिर इसमें बोला है XOS, ये शायद iOS है ना, iOS। अब मैं iOS नहीं है, XO ही होगा शायद तक, iOS तो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, OS है, अब विंडोज़ 95 है, ओपन ऑफिस है, और फिर iOS है। अब देखिए इसमें नॉर्मल है, आप सभी कई लोगों ने आईफोन चलाते होंगे, उनको नॉर्मल पता चल गया iOS का यूज़ किया है शब्द, तो लगा देंगे क्वेश्चन। मतलब डी का आप सोच रहे होंगे पहला होगा करके, हालांकि सोच रहे हैं तो सही होगा, तो इसीलिए याद रखिए आई और डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन काटना भी बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास इतने ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें पता नहीं, एक ही पता है, दिख रहा है यही है, तो बाकी सबको क्यों देखना है? चुपचाप काट दीजिए। सिर्फ कौन सा देखना है? पहला देखना है, पहला बन गया मतलब सब बन गया, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे एक बन रहा है, दो बन रहा है, दो में आप 50-50 वाला ले सकते हैं, मतलब आप खेलिए, एग्ज़ाम में खेल सकते हैं 50-50। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा। मतलब ZOS किसका हो जाएगा? आपका IBM मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। ठीक है, और विंडोज़ 95 किसका हो जाएगा? तो विंडोज़ 95 सिंगल यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। उसी प्रकार से ओपन ऑफिस हो जाएगा एपेक्स का। ठीक है, याद रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। DHTML का पूर्ण विस्तार रूप क्या है बताइए? फुल फॉर्म आ गया फिर से। मैं इस वीडियो में 5 से 6 शायद तक फुल फॉर्म डाल दिया हूँ, 20 क्वेश्चन में 5 है फुल फॉर्म है, मतलब आना इंपॉर्टेंट है इसलिए। DHTML, HTML का मतलब आप समझते होंगे, HTML सभी लोग जानते हैं, लेकिन D का मतलब नहीं जानते होंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, बताइए क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है? तो ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन डी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता नहीं है। अगर पता होता तो आप लोग इसको लेते ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। अब यहाँ पे लिखा है हाइपर मार्कर, हाइपर, देखो ये हाइपर नहीं लिखा है ना, होप लिखा है, ये भी गलत हो गया। होस्ट गलत है, हाइपर टेक्स्ट मैक लैंग्वेज। ठीक, अब ये देखिए, अब ये है डायनामिक, डायनेमिक, तो इसीलिए डायनेमिक ऑप्शन सही होगा। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपको इतना पता है, मान लीजिए पता रहता, HTML का बहुत लोगों को पता रहता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिख रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ये और ये तो कट गया ना, दो ही बचा। अब ये जब दो बचा है तो आप सोचिए थोड़ा बहुत कि शायद तक डायनेमिक दोनों में दिया है, ऐसी वाला कुछ सोच के बनाया करिए, आपसे बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये दोनों को बचा था खाली हाइपर टेक्स्ट वाला, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है जिसका उपयोग दो डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो डिवाइस विभिन्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल और ओवरऑल नेटवर्क आर्किटेक्चर को लागू करते हैं। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेटवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एप्लीकेशन लेयर को संचालित करता है? कौन संचालित करता है? तो बताइए
कौन संचालित करता है? तो ये ऑप्शन ए है इसका आंसर, होस्ट संचालित करता है। मैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये ज़्यादा आंसर लिया हूँ। अभी तक मैंने ऑप्शन सी को आंसर नहीं लिया है, तो हो सकता है मैं आंसर सी भी लूँ, मैं जानबूझ के नहीं लिया। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे कि OMR भरते हैं हम लोग, लगातार ए आंसर लगता है, हम लोगों को लगता है ये आंसर होगा ही नहीं, तो इसी वजह से हम लोग जानबूझ के उसको छोड़ देते हैं। अगर तुक्का मार रहे हो, जो तुक्का मारने वाले भी क्या करते हैं, ए है तो हो ही नहीं सकता है, तो कूद डालते हैं ना दूसरे में, बी में, सी में, डी में, ऐसे करके चले जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझकर भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फाइल एक्सटेंशन है? तो कौन सा एक्सटेंशन है जिसके माध्यम से बनता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डॉक रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन ऑफिस। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। 20 क्वेश्चन हमने देखा है, आपने कितना सही बनाया है, ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके द्वारा बनाया गया कितना सही हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी हम कंप्यूटर के क्वेश्चन लाएंगे लगातार। कम से कम मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए ना 100 से 200 या 400 क्वेश्चन, सिर्फ हाँ 400 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन लाऊं, ताकि आपसे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन छूटे नहीं। अरे 30 ही तो आना है, बनाना कितना है, 200 में साला 15-20 तो बनेगा, टेंशन क्यों लेना है, लेकिन आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, पक्का आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई देखिए ब्रेक मत कीजिएगा। ठीक है, ब्रेक करने से क्या होगा, हमें बहुत नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा था, इसी के कारण हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, और हालांकि हमारा रिज़ल्ट क्या रहा आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो मतलब समझ जाइए आप, मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से मतलब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।